नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करते हैं आज की सुर्खियों की और देखते हैं कि क्या है खास आज के न्यूज़पेपर में और उनसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। उससे पहले लेकिन हम बात करेंगे, कल आप लोगों को मैंने कुछ चीजें पूछी थी आप लोगों से और एक एमसीक्यू भी दिया था जिस पर आप लोगों के आंसर्स जो है मुझे मिल गए हैं। ठीक है, जानवी ने हमें आंसर दिया है जो मैंने आपसे पूछा था कि और अगर आपको कुछ अदर मेडिकल पॉलिसीज के बारे में पता है तो आप बताइए। तो जानवी ने हमें बताया है अबाउट क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। वेरी गुड जानवी। एंड सेकेंड पॉइंट उनका पीएलआई स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर है। वेरी गुड। जिस तरीके से आपने इन चीजों को यहाँ पर कोइंसाइड किया है जानवी, अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स दिस। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर जरूर इंटीग्रेट करोगे इन स्कीम्स को। ठीक है, दूसरी चीज पर आपने आंसर किया था अबाउट द सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस पर। मैंने पूछा था कि क्या और कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं जिनके बारे में आपको पता है जहां पर सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मुद्दा उठा है, और मैंने हिंट भी किया था और आपने बहुत सही और सटीक हिंट पकड़ा। मेरा हिंट राफेल डील की तरफ था एंड यू गॉट इट। इसे कहते हैं कहीं ना कहीं समवेयर स्टूडेंट और एस्पिरेंट के बीच का लिंक। So I'm very proud of you जानवी, very good attempt that you have got the Rafael deal। और दूसरी जो भीम कोरेगांव केस आपने यहाँ पर दिया है, ये दो केसेस ऐसे थे जहां पर सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर मुद्दा आया था। ठीक है, और थर्ड आपने मुझे बताया है द एमसीक्यू व्हिच आई हैज आस्क्ड व्हिच वाज दिस। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस एक्सेप्ट फॉर एनिमी एलियंस। ठीक है, एनिमी एलियंस को नहीं है, उसका करेक्ट आंसर है डी। एंड जानवी एंड आकाश दोनों ने हमें करेक्ट आंसर डी कहा है। वेरी गुड गाइस, कीप इट अप। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आंसर नहीं भी पता है, प्लीज आंसर करिए सो दैट एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। हमारी सबसे पहली न्यूज जो है वो अगेन कोविड-19 से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? पेटेंट राइट्स से रिलेटेड है ऑन कोविड-19 जैब्स। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो चीफ हैं, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू लाया है, वो ये है। और वो ब्रेक थ्रू किनके बीच में? वो है यूरोपियन यूनियन, यूएस, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में, जहां पर वो बात कर रहे हैं वेविंग ऑफ करने की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन दी कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन सी कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल हैं इंडिया में। एट प्रेजेंट इंडिया में कौन कौन सी कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल हैं? ठीक है, फटाफट से जरा बता दीजिए मुझे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, ऑब्वियसली इतने अपडेटेड आप होंगे। जस्ट टू रिवाइज मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, ठीक है, चलिए समझते हैं इस न्यूज को। लेकिन अब यहाँ पर जो बात हुई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, उससे पहले हम समझेंगे कि ये पेटेंट क्या होता है, क्योंकि पेटेंट को ही लेकर के पूरा मुद्दा है। तो पेटेंट क्या है? देखिए, पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जिसको कि गारंटी दिया जाता है या ग्रांट किया जाता है किसी इन्वेंशन के लिए, यानी आविष्कार के लिए। ठीक है, दूसरे या सरल शब्दों में अगर हम कहें तो पेटेंट वो एक्सक्लूसिव राइट है किसी प्रोडक्ट का या किसी प्रोसेस का जो कि जनरली एक नए तरीके से किसी चीज को लेकर आता है या एक नया आविष्कार लेकर आता है और अपने साथ साथ एक टेक्निकल, एक अच्छा सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये होता है पेटेंट। इन मुद्दों पर जो है पेटेंट दिए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा समझेंगे कि पेटेंट पाने के लिए क्या होता है। तो देखिए, टू गेट अ पेटेंट सबसे पहले टेक्निकल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो कि उस इन्वेंशन के दौरान अप्लाई की गई हो। ठीक है, और वो जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, वो डिस्क्लोज की जाती है पब्लिक में इन अ पेटेंट एप्लीकेशन। यानी आपने जो भी तरीका अपनाया है, आप उसको बताते हो पब्लिक को कि आपने कैसे वो तरीका अपनाया है। जो भी आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो उसमें जो पेटेंट ओनर होते हैं बेसिकली वो परमिशन दे सकते हैं या लाइसेंस दे सकते हैं दूसरी पार्टीज को। ठीक है, अपनी इन्वेंशन और जिस तरीके से उन्होंने इन्वेंट किया है उन चीजों को यूज करने के लिए थ्रू म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स। ठीक है, और जो ओनर है वो सेल भी कर सकता है अपने राइट को, अपनी इनोवेशन को, अपने इन्वेंशन को किसी और इंसान को, किसी थर्ड पार्टी को, जो कि फिर बाद में उस पेटेंट को खरीदने के बाद अगला बंदा जो है वो उसका ओनर बन जाएगा। और जैसे ही एक बार पेटेंट एक्सपायर होता है, जो प्रोटेक्शन है उसके इन्वेंशन से रिलेटेड, उसके राइट से रिलेटेड, वो भी वहीं खत्म हो जाती है। जो इन्वेंशन किया गया था वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है
और कोई भी व्यक्ति कॉमर्शियली जो है उस चीज को यूज कर सकता है, उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है विदाउट इन्फ्रिंजिंग दी पेटेंट। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि पेटेंट एक्सपायर होने से पहले उसको रिन्यू करा लिया जाए। टर्म्स ऑफ पेटेंट क्या होती है, देखिए तो पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जाता है इन्वेंशंस के लिए। मैंने आपको बताया किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में, और ये टेक्नोलॉजी फील्ड जो है ये एक बहुत वास्ट एरिया कवर करता है, दैट इज फ्रॉम एवरीडे किचन यूटेंसिल टू नैनो टेक्नोलॉजी चिप तक। ठीक है, जो इन्वेंशन है किसी भी प्रोडक्ट की, सच एज केमिकल कंपाउंड कह लीजिए या प्रोसेस कह लीजिए, या एग्जांपल के तौर पे आप प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड को भी ले सकते हैं। ठीक है, पेटेंट प्रोटेक्शन जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है। जनरली ये 20 इयर्स का टर्म होता है, 20 साल तक जो है आप इसको देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग दी एप्लीकेशन। तो जो वो 20 इयर्स काउंट होता है बेसिकली वो जिस दिन आपने पेटेंट एप्लीकेशन फिलअप किया होगा उस दिन से लेकर काउंट किया जाता है। पेटेंट जो है इन्हें टेरिटोरियल राइट्स भी कहा जाता है, जनरल टर्म्स में इन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में जहां पर पेटेंट जो है वो फिल किया गया है या जो पेटेंट जो है वो ग्रांट किया गया है। ओके, और उस देश की लॉ के अनुसार जो है वो ग्रांट किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे टर्म्स हमारे पेटेंट के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, देखिए आईपी जो है ये लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, जो कि लोगों को इनेबल करते हैं रिकॉग्निशन दिलाने में या फाइनेंशियल बेनिफिट करने में। ठीक है, जैसे सपोजिटली आपने कोई इन्वेंशन किया, ठीक है, अब अगर उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा तभी तो वो इन्वेंशन किसी काम की, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज, राइट। तो आईपी के तहत जो है आपकी उस इनोवेशन को जो है एक ये कह सकते हैं एक रिकॉग्निशन दी जाती है, और उसके तहत आपको जो है कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी होते हैं, क्योंकि अब अगर आपसे कोई चीजों को ले रहा है या खरीद रहा है तो ऑब्वियसली ही और शी विल बी पेइंग टू यू। ठीक है, और एक राइट बैलेंस के तहत, एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करके बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इनोवेटर्स और जो वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट है आपका, जो ये पूरा का पूरा आईपी सिस्टम है ये एम करता है टू फॉस्टर एन एनवायरमेंट जिसमें कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है दोनों ही फ्लरिश कर सके। ठीक है, तो ये हमारी आईपी के बारे में थी। देखिए जब भी न्यूज आती है तो मैं आपको बताती हूँ कि उस न्यूज में जो कीवर्ड है उसको पकड़िए, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज की जो ये न्यूज थी हमारी पेटेंट ऑफ कोविड-19 जैप से रिलेटेड, वहां पर हमने कीवर्ड पकड़ा। दो मुख्य कीवर्ड्स थे यहाँ पर, एक पेटेंट वाला और दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जो कि दोनों आपको समझ में आ गया। अब आपसे मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कुछ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस होना चाहिए इनमें। ठीक है, आई होप कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपको इतना पता होगा। फटाफट से बता दीजिए, एक एक वर्ड एक एक लाइन में भी अगर आप समझा देते हैं तो बहुत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है ये सुप्रीम कोर्ट से आ रही है रिलेटेड टू अ स्कीम जिसका नाम था वन पेंशन वन रैंक या वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपहेल्ड किया है सेंटर का वन रैंक वन पेंशन स्कीम को आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ये था मुद्दा। ठीक है, न्यूज क्या है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया है बेसिकली कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए इन द वे गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड वन रैंक वन पेंशन। ठीक है, जो कि एक्स सर्विस पर्सनल थे उनको ये स्कीम इंट्रोड्यूस करने के जो तरीके उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और नहीं होनी भी चाहिए। ठीक, जो स्कीम है बेसिकली ये नोटिफाई की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑन November 7, 2015, जिसे चैलेंज किया था इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट ने। और इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट क्या है, ये एक एसोसिएशन है ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स का। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है उसको प्लीज एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको ये न्यूज पूरी समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि OROP यानी वन रैंक वन पेंशन स्कीम होती क्या है। देखिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो है इसका मतलब ये है कि एनी टू मिलिट्री पर्सनल जो है, कोई भी दो मिलिट्री पर्सनल अगर रिटायर हो रहे हैं सेम रैंक पर विद द सेम इयर्स ऑफ सर्विस, तो उनकी जो पेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि ये जो है बहुत सारे केसेस में ऑब्वियस होता है, बट देयर आर स्टिल सेवरल रीजंस कि दो मिलिट्री पर्सनल जो कि सेम टाइम पर सेम रैंक पर रिटायर हुए हैं
उनकी पेंशन जो है उनमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये इस डिफरेंस को नलिफाई करती है। नीड क्या है इस स्कीम की? तो देखिए जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं अक्रॉस द 3 सर्विसेज ये सभी आते हैं इन कैटेगरीज में, ठीक है। और ऑफिसर्स और अदर रैंक्स की कैटेगरीज होती है इनकी, राइट। अर्ली एज ऑफ रिटायरमेंट का अगर हम ध्यान में रखें तो जो अदर रैंक्स हैं जैसे कि सोल्जर्स हो गए वो यूजुअली 35 ईयर्स पर रिटायर होते हैं, उन्हें कोई भी बेनिफिट कमीशन द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। अनलाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि रिटायर होते हैं क्लोज टू 60 ईयर्स, सोल्जर्स कैन मिस दिस अपॉर्चुनिटी, दे कैन मिस दिस बेनिफिट फ्रॉम दी सब्सिक्वेंट पे कमीशंस, ठीक है। तीसरी चीज आती है इनकी सैलरी बेस्ड पेंशंस की, ठीक है। तो देखिए सैलरी बेस्ड पेंशन में क्या है, सिंस जो पेंशंस हैं वो लास्ट ड्रॉन सैलरी के अकॉर्डिंग आती हैं, ठीक है, इसलिए पेंशंस जो हैं ये काफी इम्पैक्ट भी हो जाती हैं एडवर्सली अलग अलग चीजों के कारण। कई बार ये भी होता है कि इन पे दंड भी लग जाता है, राइट, किसी चीज पर जो है इन्हें इनकी इंक्रीमेंट रोक दी जाती है या कुछ भी हो जाता है। तो वहीं आप देखो एक रैंक वो है, एक सर्विसेज है, बट सिंस यहाँ पर किसी के अगर रेड मार्क लग गया है तो उसकी इंक्रीमेंट रोक दी जाती है या कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये चीजें आती हैं और जो उनकी लास्ट सैलरी होगी उसके बेसिस पर ही उन्हें पेंशन मिलेगी, राइट। इसके बाद है हमारा रैंक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो एज है ऑफिसर्स की इन द मिलिट्री वो अपने हिसाब से रिटायर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रैंक्स। जो लोअर रैंक में है वो अर्लियर जो है सुपर एन्यूएट हो जाते हैं, ओके। तो ये भी एक रीजन है। नाउ लाइबिलिटी होती है यहाँ पर अगेंस्ट द सैक्रिफाइस। एक ये भी मुद्दा उठ कर आता है कि जैसे कि अर्ली रिटायरमेंट का मुद्दा आया तो अर्ली रिटायरमेंट शुड नॉट बिकम एन एडवर्स एलिमेंट, ठीक है। सो if a soldier earns whatever a soldier earns basically as pension that is compared with those who retire later, भाई जो बाद में रिटायर करेगा ऑब्वियस सी बात है उसकी सैलरी ज्यादा होगी क्योंकि उस पर जो है आपका महंगाई भत्ता उस हिसाब से लगेगा, उस पर पे कमीशन आपका उस हिसाब से लगेगा। हालांकि जो पहले रिटायर हो रहे हैं उन पर पे कमीशन पहले की लगी होगी, महंगाई कम होगी, बाकी सारे अलाउंसेस कम होंगे। तो ये जरूरत है यहाँ पर इस स्कीम की कि भाई जो भी लोग इस रैंक से रिटायर कर रहे हैं और इतने इयर्स ऑफ सर्विस दिए हैं उन्हें सेम इस पेंशन होनी चाहिए उनकी, ओके। तो ये हमारी थी OROP स्कीम। अर्लियर पेंशन मैकेनिज्म को अगर हम समझे कि पहले कैसे होता था तो देखिए 1950 से लेकर 1973 तक, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट था जिसको स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन कहा जाता था जो कि सिमिलर था OROP के जैसा। 1974 में जब थर्ड पे कमीशन आया उस टाइम पर कुछ चेंजेस हुए यहाँ पर और वो जो चेंजेस थे विद रिगार्ड्स टू वेटेज हो गया, एडिशनल ईयर ऑफ नोशन सर्विस हो गया, इन सब चीजों के रिगार्ड्स में। 1986 में आया हमारा फोर्थ पे कमीशन, उसकी जो रिपोर्ट आई उसने वापस से अलग चेंजेस लाए और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो बेनिफिट्स थे सक्सेसिव पे कमीशन के वो आगे पास ऑन नहीं हुए उन सर्विसमैन को जो कि रिटायर अर्लियर हो गए थे, जिन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। अब इस वजह से जो पेंशन्स हैं वो डिफर करती हैं बिटवीन दोज हु हैड रिटायर्ड एट द सेम रैंक विद द सेम इयर्स ऑफ सर्विस बट ईयर अपार्ट। यानी कि अगर कोई 2010 में रिटायर हो रहा है 30 साल की सर्विस के बाद सेम रैंक पर और 2020 में रिटायर हो रहा है 30 साल की सर्विस के बाद सेम रैंक पर, दोनों में डिफरेंस आएगा। और ये तो बहुत ज्यादा ईयर्स ले लिया हमने, अगर आप 2 साल 5 साल लोगे तो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि भाई डिमांड क्या आई OROP की। तो जो एक्स सर्विसमैन थे बेसिकली उन्होंने डिमांड किया 1 रैंक 1 पेंशन की, सो दैट जो डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है उसको सही किया जा सके। ओवर द डिकेड्स क्या हुआ कि बहुत सारी कमिटीज बैठी इस पर काम करने के लिए। ब्रिगेडियर केपी सिंह दियो कमिटी जो थी 1983 में उसने रिकमेंड किया था एक सिस्टम दैट वाज सिमिलर टू स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन, ठीक है। और जैसे ही पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमिटी था वो भी इसी पर मुद्दा दिया, ठीक है, वो भी ऐसा ही बात किया उसने भी। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया करंट OROP स्कीम को नवंबर 2015 में और उसे एप्लीकेबल कराया गया जुलाई 1, 2014 से, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड जो है वो टाइम टू टाइम बढ़कर आती रही OROP की, ओके, ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया। तो देखिए कोर्ट ने सबसे पहले तो अग्री नहीं किया है जो भी आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट की 2015 पॉलिसी कम्युनिकेशन कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर के,
ठीक है, विद रिगार्ड्स टू ओरिजिनल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट OROP से। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि while a decision to implement OROP was taken in principle, जो मोडालिटीज थी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अभी तक भी चॉक्ड आउट हैं, उनको जो है अप्लीकेबल होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि while the कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट जो थी वो फर्निश करती है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस डिमांड की वो और उसके जो व्यूज हैं इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एम्बडिंग अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसी। ठीक है, इसलिए द कोर्ट इज हेल्डिंग कि OROP पॉलिसी जो है ये ओनली भी चैलेंज्ड हो सकती है ऑन द ग्राउंड दैट इसे मैनिफेस्ट किया गया है आर्बिट्ररी और कार्पिशियसली। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट OROP पॉलिसी may only be challenged on the ground that it is manifestly arbitrary or capricious। ठीक है, कैप्रिशियस या आर्बिट्री या गलत तरीकों से अगर उसे मैनिफेस्ट किया गया तो ही उसे हम चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टैंड था हमारी सुप्रीम कोर्ट का। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी तक हमने सिंस OROP को बहुत डिटेल में समझा, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या इश्यूज या चैलेंजेस आ रहे होंगे वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंटेशन को लेकर? ठीक है, जरा फटाफट से बता दीजिए मुझे पॉज करके वीडियो को कि व्हाट आर दी इश्यूज एंड चैलेंजेस OROP इज फेसिंग दीज डेज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 20 मार्च को आपका टेस्ट है जिसमें कि सिविल्स डेली जो है वो तलाश कर रहा है अपने 50 एकलव्यास की, जिन्हें हम स्कॉलरशिप देंगे फॉर द फाउंडेशन कोर्स 2023। और आप इस लिंक पर क्लिक करके, इस लिंक पर जा करके आप इस पूरी फाइंडिंग एकलव्यास या ये कह सकते हो नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम UPSC 2023 की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर हमारा ये वीडियो भी जा चुका है। सजल सर की गाइडेंस में ऑलरेडी बहुत बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, तो आप भी किस बात का वेट कर रहे हैं, फटाफट से एनरोल करिए और आप टेस्ट दीजिए। दो चीजें होंगी, एक तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, दूसरा आप अपने आप को देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या पोजीशन आ रही है उस टेस्ट के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर हमारी है रिलेटेड टू एवरीडे ग्लोबल का जो मुद्दा उठा है, दैट इज डे लाइट सेविंग टाइम को लेकर के। US सीनेट ने इसको वोट किया है स्क्रैप करने के लिए। जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स का सीनेट है उन्होंने यूनानिमसली पास किया है अ लॉ मेकिंग डे लाइट सेविंग टाइम परमानेंट, DST जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसे परमानेंट करने की बात की जा रही है और स्क्रैपिंग हो रही है बाई एनुअल प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग क्लॉक्स फॉरवर्ड एंड बैक कोइंसाइडिंग द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ विंटर से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं DST क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, DST यानी डे लाइट सेविंग जो है ये एक प्रैक्टिस है ऑफ रीसेटिंग क्लॉक्स अहेड बाय एन आवर इन स्प्रिंग एंड बिहाइंड बाय एन आवर इन ऑटम। यानी कि स्प्रिंग में क्लॉक्स को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है और ऑटम में उन्हें 1 घंटा कम कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स जो कंट्रीज हैं जो कि फॉलो करती हैं इस सिस्टम को, उन्हें मिलता है एक्स्ट्रा आवर ऑफ डे लाइट इन द इवनिंग। ठीक है, और सिंस स्प्रिंग जो है वो फॉल करता है साइकिल में अपोजिट इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, DST यहाँ पर लास्ट करता है फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर और नवंबर इन यूरोप एंड द US एंड फ्रॉम सितंबर अक्टूबर टू अप्रैल इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जो डेट्स हैं फॉर दिस स्विच अगर उनको हम देखें तो ये 2 बार आती हैं पूरे साल में, इन द स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, एक बार दोनों में, और ये डिसाइड किया जाता है पहले। ठीक है, बाई लॉ अगर देखें तो जो 28 मेंबर्स हैं हमारे EU के, वो स्विच करते हैं ऑल टुगेदर, मूविंग फॉरवर्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ मार्च एंड फॉलिंग बैक ऑन द लास्ट संडे इन दी अक्टूबर। US में जो क्लॉक्स हैं वो गो बैक करती हैं ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर को। डेट्स याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट देन आप समझ लीजिए इसको। दूसरी चीज है कि इससे इंप्लाई क्या होता है, व्हाट डज दिस इंप्लाई। देखिए, जो क्लॉक्स हैं US में वो गो बैक करती हैं 1 घंटे का टाइम, और जो टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन न्यूयॉर्क एंड इंडिया, दैट विल इंक्रीज फ्रॉम द करेंट 9.5 आवर्स टू 10.5 आवर्स। ठीक है, US और इंडिया में जनरली जो है 9:30 का रहता है जो डिफरेंस, वो 10.5 घंटे का हो जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो अपोजिट होता है, जहां पर जो कंट्रीज हैं दे हैव स्प्रंग फॉरवर्ड एंड टाइम डिफरेंस विद इंडिया हैज रिड्यूस्ड। वहां पर अगर 8.5 घंटे का है तो वो 7.5 घंटे का हो जाएगा, ये डिफरेंस आता है।
ओके, आई होप क्लियर है। चलिए, कौन कौन से देश हैं जो DST यानी डे लाइट सेविंग को यूज करते हैं? तो देखिए, इन प्रैक्टिस एट प्रेजेंट लगभग 70 कंट्रीज हैं जो कि इन्हें फॉलो करती हैं, और इनमें यूरोपियन यूनियन भी आता है। इंडिया इसे फॉलो नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया डज नॉट फॉलो DST सिंस जो कंट्रीज हैं दैट इज नियर द इक्वेटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस हाई वेरिएशंस इन डे टाइम, ठीक है, इसलिए जो कि उनके सीजन्स होते हैं, इसलिए इंडिया इन्हें फॉलो नहीं करता है। हालांकि एक सेपरेट डिबेट है अराउंड द लॉजिक ऑफ स्टिकिंग विद ओनली वन टाइम जोन इन अ कंट्री एज लार्ज एज इंडिया। लोगों का कहना है कि भाई भारत देश एरिया वाइज बड़ा है और आप सिर्फ एक ही टाइम जोन पर हो। इस चीज पर डिबेट होती रहती है। और ये सिस्टम क्या अचीव करना चाहता है? तो देखिए, इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कि DST का मतलब है टू सेव एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को सेव करने के का हमारा अचीवमेंट गोल है। जो रैशनली है इसके पीछे वो ये है कि सेटिंग क्लॉक्स अहेड ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम यूजुअली बाय 1 आवर ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम इज टू एंश्योर दैट जो क्लॉक्स हैं उनमें जो है सनराइज एक लेटर होगा, सनसेट भी लेटर होगा, और ये पूरा इफेक्ट देगा लॉन्गर इवनिंग डे टाइम को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1 घंटे की एनर्जी सेव हो रही है यहाँ पर। इंडिविजुअल्स जो हैं जो कि जल्दी उठ जाते हैं नॉर्मल लोगों की अपेक्षा, वो उनका जो कंप्लीट डेली रूटीन वर्क होगा वो 1 घंटे पहले हो जाएगा बाकी लोगों की अपेक्षा, और उनके पास एक एक्स्ट्रा आवर होगा डे लाइट का एट द एंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये अचीवमेंट है DST की, जो कि DST अचीव करना चाहता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए MCQ, पास्ट ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है ऑलरेडी पास्ट ईयर पेपर्स में, ठीक है। इसका जरा आंसर करके फटाफट से मुझे बता दीजिए, ओके। तो चलिए, इसी के साथ आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि निकालो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस आप लोग पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से कर दीजिए। अपनी जो भी आपके सेशंस जा रहे हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे, जो भी ये कह लीजिए कि निकालो प्रीलिम्स की स्पॉटलाइट्स दी जा रही हैं, उनको रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि 2022 प्रीलिम्स अब दूर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज एनालिसिस। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कहीं भी फिर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समझाने की और आप तक जो मेन मुद्दा है वो पहुंचाने की, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत मन से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस जरूर लगाइए, ठीक है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.